विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे डायरी लिखने की कला इस पाठ पर, जो आपके कक्षा 11वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम इस पाठ्यपुस्तक में संकलित है और इस पर आपको दो अंक के प्रश्न परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। डायरी लिखने की कला, इसमें हम बात करेंगे कि डायरी किसे कहते हैं, डायरी लेखन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, डायरी लिखना या डायरी लिखने की आदत किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को हमसे ही परिचित कराती है, और इतिहास में या पिछले कुछ वर्षों में किसी लेखक या कवि या अन्य किसी व्यक्तियों की जो प्रसिद्ध डायरियाँ हैं उस पर भी हम बात करेंगे। डायरी एक सामान्य सा अर्थ कोई नोटबुक है, उसे हम डायरी कहते हैं, परंतु एक प्रतिदिन लिखने वाली डायरी या निजी तौर पर लिखी जाने डायरी लिखने की कला के संदर्भ में डायरी क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। मोटी जिल्द वाली नोटबुक जिसमें संपूर्ण वर्ष के 365 दिन तिथियां क्रम से होती हैं और एक एक दिन के लिए कुछ खाली पृष्ठ छोड़े होते हैं, या एक या आधा या दो किसी डायरी में, तो जिसमें हम अपनी सूचनाओं को या अपनी निजी बातों को लिख सकते हैं। डायरी नितांत रूप से व्यक्तिगत दस्तावेज है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की डायरी किसी और को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरह से व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इसमें ऐसे विचार, अनुभव, पूरे दिन में घटित या किसी प्रसंग में घटित उन विचारों को हम लिखते हैं, घटनाओं को निर्दिष्ट करते हैं, किसी से कोई बात होती है उसको लिखते हैं। इतनी निजी बातें इसमें होती है कि हो सकता है कि ऐसी भी कुछ बातें हम इस डायरी में लिख पाते हैं या लिख सकते हैं, या भावनावश होकर लिख देते हैं, जो कई बार हम किसी के साथ किसी भी तरह से साझा नहीं करना चाहते, फिर भी एक हमारे मन में जो भाव भर कर आते हैं उसको अभिव्यक्ति देने के लिए या उन विचारों को एक मूर्त रूप देते हुए हम उसमें लिख लेते हैं। इसलिए डायरी जो है एक तरह से निजी या व्यक्तिगत दस्तावेज है, वो किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता जब तक डायरी लिखने वाला उस संदर्भ में उसकी इच्छा उस तरह से ना हो। मतलब डायरी लिखने वाला जब तक नहीं चाहता तब तक वो डायरी किसी के साथ साझा नहीं हो पाती है, या ना ही करनी चाहिए। किसी की डायरी किसी को पढ़नी नहीं चाहिए। डायरी लेखन निजी स्तर की घटनाएं उसमें होती हैं, भावनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया इसमें होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कई ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, अपने पराये या कितना ही नज़दीकी रिश्ता किसी के साथ हो, अपने मित्र हो, सहेली हो, उनके साथ भी हम कुछ बातें जो है वो साथ शेयर नहीं करना चाहते, नहीं कहना चाहते। ऐसी भी बातों को जो है डायरी में हम लिखते हैं, लिख सकते हैं, और इसलिए ये नितांत व्यक्तिगत है, किसी और के साथ साझा नहीं किया जाता जब तक कि हम ना चाहें। डायरी लेखन में हम जो लिखते हैं और हम जब हमारे मन में जो भाव आते हैं, किसी घटना का, किसी प्रसंग का हम पर जो असर होता है, उन विचार तरंगों को जब हम मूर्त रूप देते हैं और लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं, तो एक तरह से हमारा साक्षात्कार हमारे ही व्यक्तित्व से होता है। यानी एक तरह से अपने अंदर जो अनजाने में जो अच्छे बुरे भाव अभिव्यक्त होते हैं, विचार तरंग उठते हैं, उनको लिखकर हम उससे मुक्त हो पाते। एक तरह से जैसे किसी से बात करने के बाद हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में आने वाले भावों को, विचारों को, गुणों को, अवगुणों को, जो हमें लगता है किसी के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में, उसको हम जब लिखित रूप में साकार करते हैं और उसको जब पढ़ते हैं, तो हमारे ही व्यक्तित्व का एक साक्षात्कार उसके साथ एक तरह से मिलन हमारा होता है, हमारा हमसे ही मिलन होता है, ऐसा हम डायरी के माध्यम से कह सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे अच्छी बुरी बातें हमारे व्यक्तित्व की वो भी हमारे सामने प्रकट हो जाती है, हमारे गुण अवगुण क्या है वो भी प्रकट हो जाते हैं, और
इस प्रकार हमसे साक्षात्कार होने के कारण हमारे अच्छी बुरी गुण अवगुण हमारे समक्ष उपस्थित हो जाने के कारण उस लेख के रूप में हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। डायरी लेखन में हमें अपने ही अंतरंग व्यक्तित्व के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त होता है। डायरी का और एक फ़ायदा ये है कि जब हम डायरी लिखते हैं प्रतिदिन घटित घटनाओं को, जो कई बार आगे चलकर समय के प्रभाव में हम भूल जाते हैं, लेकिन जब कभी उस डायरी को फिर एक बार हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो अतीत की स्मृतियाँ जो है फिर से ताज़ा हो जाती है, उसको हम स्मरण कर सकते हैं। अब डायरी लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो डायरी लिखना एक तरह से अपने साथ ही दोस्ती करने का तरीका है। अपने साथ ही अपने दोस्ती करने का, अपने व्यक्तित्व को जानने का एक बहुत अच्छा जरिया डायरी है। डायरी जैसा पहले ही बताया कि एक आकर्षक मोटे जिल्द वाली और अच्छी बाइंडिंग वाली जो नोटबुक होती है वो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसी डायरी आपके पास हो। तिथियां है, नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो किसी पुरानी डायरी में भी लिख सकते हैं। पुरानी डायरी में लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जो पुरानी तिथियां हैं उसको आप मिटा सकते हैं और वहाँ पर एक नई तिथि जिस दिन आप लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं और पर्याप्त जगह मिल सकती है। जैसे आमतौर पर जो नई डायरी होती है इस वर्ष की, उसमें उन तिथियों के साथ साथ एक संक्षिप्त जगह होती है, छोटी सी जगह दी जाती है, या एक पेज या आधा पृष्ठ इस तरह से दिया जाता है। अगर हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर वो आगे के दिन जो है उनको लांघ कर हमें जाना पड़ता है। इसलिए अगर पुरानी डायरी है तो इसमें इस प्रकार की कोई बात होती नहीं है। वैसे भी वो छपी हुई तिथियाँ वहाँ पर व्यर्थ हो जाती हैं, तो एक नई तिथियाँ हम अपनी कलम से लिख सकते हैं और हाथ से लिख कर, तिथि लिख कर फिर अपनी मन की बातों को हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध डायरियों की। कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ, उनके लेखक जो आपके पाठ्यपुस्तक से जुड़े हुए हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, इस डायरी से आप सब लोग परिचित हैं। एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई ये कहानी, ये डायरी जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। आपने शायद 10वीं कक्षा में इसे पढ़ा है और 10वीं कक्षा में शायद सिलेबस कहीं कुछ कम ज़्यादा हुआ है तो शायद पढ़ाया नहीं, लेकिन एक 2-3 वर्ष पहले सिलेबस में ये डायरी कक्षा 10 में इंग्लिश में चल रही थी। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एन फ्रैंक, जिसका हिंदी में अनुवाद भी कई जगह पर डायरी के पन्ने के रूप में हम देख सकते हैं। और एन फ्रैंक बिल्कुल आप ही की तरह, आप ही की उम्र की एक लड़की जो उसके किशोरवयीन जो मनोभाव है उसको अभिव्यक्त करती है, और उसके साथ साथ उसने तो एक अपने अनुभव लिखने के लिए, या वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी क्योंकि अज्ञातवास में वो रहते थे, तो उस समय जो वहाँ नाज़ीवाद के कारण जो अत्याचार हो रहे थे, उस अत्याचार का एक तरह से जीवंत चित्रण इस डायरी में हम देख सकते हैं। और इसी कारण से उसकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि आज इस डायरी के लगभग देश की, विश्व की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और काफ़ी प्रसिद्धि इस डायरी को प्राप्त हुई है। दूसरा, एक साहित्यकार की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनकी कहानी, उनकी डायरी प्रकाशित हुई है पुस्तकाकार रूप में। मतलब ये भी मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो डायरी हम लिखते हैं वो एक तरह से पुस्तकाकार के रूप में जो है उसको पब्लिश किया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है और वो एक पुस्तक का रूप लेती है। जैसे बेबी हलदर के संदर्भ में बात करूँगा। बेबी हलदर का जो आलो आधारी उपन्यास है, भले वो उपन्यास की शक्ल में उसको प्रकाशित किया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से डायरी है। प्रतिदिन उसके जो मनोभाव होते थे, उसके जीवन कहानी वो लिखती थी और वही तातुश की मदद से वो प्रकाशित होती है बांग्ला में। और एक नौकरानी से, घरेलू नौकरानी से एक लेखिका तक पहुंचने का, लेखिका के रूप में दुनिया के सामने आने का जो सफ़र है वो दुनिया के सामने आता है आलो आधारी इस उपन्यास के माध्यम से। जो
बांग्ला में भले प्रकाशित हुआ लेकिन सभी भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है और लगभग पूरे देश और विश्व के सामने इस व्यक्तित्व की कहानी इस उपन्यास के माध्यम से पहुंची। एक तरह से वो भी रोज़ाना लिखी जाने वाली बात थी। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो डायरी की शक्ल में उस पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया गया। जहाँ डायरी की शक्ल में लिखा जाता है तो उसमें तिथियों सहित वो लिखा जाता है। दूसरा है पैरों में पंख बांधकर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित कहानी है, डायरी है, मतलब उनकी डायरी इस नाम से प्रकाशित हुई है। राहुल सांकृत्यायन जो एक बहुत ही घुमक्कड़ व्यक्तित्व के धनी थे, एक तरह से घुमक्कड़ी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा शौक था और आमतौर पर उनकी यात्राएं ज़्यादातर जो है बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए हुई थी। अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था पाठ कि ल्हासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ये पाठ, जहाँ पर वो नेपाल जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और ल्हासा पहुँचते हैं। तो वहाँ भी वो बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए पहुँचते हैं। तो रूस में भी वो गए थे और रूस में जो यात्रा उनकी हुई थी उसको उन्होंने डायरी के रूप में लिखा है, रूस में 25 मास। फिर सेठ गोविंद दास, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है, सुदूर दक्षिण पूर्व के नाम से वो प्रकाशित हुई है। और डॉक्टर रघुवंश जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उनकी डायरी हरी घाटी नाम से हिंदी जगत में परिचित है। तो इस प्रकार यहाँ पर डायरी के संदर्भ में हमने बात की। ध्यान रखेंगे डायरी के संदर्भ में, डायरी क्या है? एक मोटी किताब, नोटबुक, जिसमें 365 दिन निश्चित छपे हुए होते हैं। उसमें हम अपने मनोभाव लिख सकते हैं। ये बहुत ही निजी व्यक्तित्व की एक तरह से अपनी निजी चीज़ है, किसी और के साथ साझा नहीं की जाती। और शिष्टाचार ये है कि किसी और की डायरी को हमें पढ़ना नहीं चाहिए। और डायरी लिखते समय अपने मनोभावों को मुक्त रूप से हम लिख सकते हैं। ये ऐसी बातें जो हम किसी के साथ कहीं साझा नहीं करना चाहते, दुनिया को बताना नहीं चाहते, ऐसी बातों को भी हम डायरी में समाविष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमारे मन में उठने वाले विचार तरंगों के बोझ से हम डायरी लिखकर एक तरह से मुक्त हो जाते हैं और हमारा ही हमसे साक्षात्कार इस डायरी के माध्यम से होता है। तो हमारे मनोभावों को हम लिखित रूप में पढ़कर हमारे व्यक्तित्व की अच्छी सी पहचान इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये जो मुख्य बिंदु है डायरी के संदर्भ में, इन्हीं प्रश्नों के, इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द एक तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अच्छे से विचार कीजिए, इन बिंदुओं को ध्यान रखें और उन प्रश्नों के उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद। पटकथा के संदर्भ में एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ, जल्द ही वो भी मैं आपको साझा करूँगा ताकि आपको कोई कठिनाई ना रहे।